अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, बलोचिस्तान बरसों से सियासतदानों और इंतजामिया की नजरों से ओझल रहा। तवील अरसे के बाद इस पर अब तवज्जो दी जा रही है। क्या ऐसा करने से बलोचिस्तान की किस्मत जाग उठेगी? वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक पेज पर होना मुल्क दुश्मनों के नाम अहम पैगाम है। सीपेक से जुड़ा हर मंसूबा तेजी से मुकम्मल होगा। आज भी गवादर में कई अहम मंसूबों का इफ्तिताह हुआ। सियासी और अस्करी क़यादत का आज का दिन गवादर के नाम रहा। मगर वजीर आला बलोचिस्तान नाराज होकर बैठ गए। कहते हैं वजीर आजम ने वादे वफा न किए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और पसमानदगी को दूर करना था। अवाम की खुशहाली के ख्वाब दिखाए थे, वो सब क्या हुए? गवादर की हद तक तो सब अच्छा है, मगर बाकी सूबे पर तवज्जो क्यों नहीं? वैसे तो वजीर आजम आजकल तख्तियों पे तख्तियां लगा रहे हैं, मगर उनके वज़रा ने पार्लियामेंट को मछली मंडी बना रखा है। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में खवातीन के बारे में नाजेबा रिमार्क्स दिए, फिर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा आपने सुना। इससे कबल कासिम के अब्बा भी कई बार खवातीन के बारे में नाजेबा गुफ्तगू कर चुके हैं, जिसका किसी सूरत दिफा नहीं किया जा सकता। लेकिन गलत बराए गलत की सियासत ने लफ्ज औरत को गाली बना दिया है। क्या मुहज्जब मुल्कों की पार्लियामेंट ऐसी होती है? क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खवातीन का ये मकाम है? अवाम को इन बेमकसद बातों में उलझाकर दुबई में निगरान सेटअप के लिए ग्राउंड भी सेट किया जा रहा है। मगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की दूसरी मुलाकात भी डेडलॉक की नजर हो गई। लेकिन जिन मामलात पर बात हुई वो किसी हद तक परेशान कुन भी है। माशी इमरजेंसी पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन 6 माह के लिए मौखर भी हो सकते हैं। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमारे तज्जियाकार हमारे साथ एहतशाम साहब। सीपेक मंसूबे चल रहे हैं एक तरफ। आज का जो दौरा था बड़ा अहम था, बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट था। आर्मी चीफ थे, वजीर आजम थे, दिन भर तख्तियां लगी, मंसूबों के इफ्तिताह हुए। वजीर आजम ने खिताब भी किया, बहुत सी जगहों पे बहुत सी बातें भी हुई। क्या मैसेज दिया? वजीर आजम की मौजूदगी का मकसद क्या था और आर्मी चीफ की मौजूदगी का मकसद क्या था आज? देखिए, पहली तो बात है चीफ मिनिस्टर कुद्दूस बसंजो का ना होना ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है मेरा ख्याल है सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के लिए। कहा जाता है कि उनको कहा गया कि जी आप आएँ, लेकिन बड़े अरसे से डॉक्टर साहब नाराज़ हैं। NEC की मीटिंग में भी नहीं आए थे पिछली यहाँ पे जो हुई थी। उनसे आज मेरी एक कोटा में एक सोच से बात हुई। मैंने पूछा, मैंने कहा जी असल मसला क्या हुआ है? कहने कि जी वो एक अरसे से कह रहा है कि जी 10 अरब रुपया आपने हमें सैलाबों के लिए वादा किया था, वो नहीं दिया। आपने हमसे वादा किया था कि जी ओवर एंड अबव NFC में आप 1-2% हमें पैसा ज़्यादा देंगे। हमने सारी डिटेल प्रेजेंटेशन दी थी कि हमें 2 मुल्क लगते हैं हमारे साथ, बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान और ईरान। हमें ये इंसर्जेंसी का सामना है, फिर सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं। आपने वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, इसलिए वो कहते वो नहीं आए। लेकिन दूसरा वर्जन हमारे अनवर साहब भी बात कर रहे थे कि जी वो कोई तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरे सोच ने ये बात ज़रूर की, कहने लेंगे वो सुस्त भी हैं, वो सोए भी रहते हैं ज़्यादा, तो हो सकता है कोई ये भी बात हो। लेकिन आज की इस मीटिंग में ये बड़ा वाज़ेह तौर पे उनका ना जाना मेरा नहीं। वैसे पूरा दिन PM उधर थे, अगर वो सोए भी थे उठ के आ जाते। एक फंक्शन नहीं कि कई फंक्शन थे आज प्राइम मिनिस्टर के, और जिसमें उनको जाना चाहिए था। देखिए, ये दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम बात है मेरा ख्याल है, सीपेक जो अब 10 साल हो गए हैं सलमा, और डॉक्टर साहब अनवर और मेरा ख्याल है राहत भी इसको अच्छी तरह जानते हैं कि जिस अंदाज से इसको आगे ले जाने की ज़रूरत थी वो नहीं गया। चाइनीज़ उठते बैठते गिला शिकवा करते हैं। और सबसे ज़्यादा माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि जो PTI की गवर्नमेंट में जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर थे रज़ाक दाऊद साहब ने जो एक बात कह दी थी कि जी हम इक़्तिदार में आ गए तो हम ये सीपेक को रिविज़िट करेंगे, उससे मामलात बड़े ख़राब हुए। और 9 जो इंडस्ट्रियल जोन बनने थे वो नहीं बने। कहा जा रहा था 40-50 हज़ार लोगों को जॉब फौरी तौर पर मिलेंगे मिले। तो मेरा ख्याल है सारी सूरत हाल में एक चीज़ सामने आई है कि आज की इस बड़ी मीटिंग में फैसला किया गया कि जी सीपेक के प्रोजेक्ट को तेज़ किया जाए, प्रोजेक्ट्स को तेज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, सीपेक का फेज़ 1 मुकम्मल हुआ, फेज़ 2 में जो चीज़ें होनी थी वो नहीं हुई। अब बहुत से ममालिक इसमें शामिल थे जहाँ काम हो रहा था, लेकिन क्या हुआ कि चाइना ने अपना पैसा फंसा दिया। उसके बाद उनको थोड़ा सा हाथ खींचना पड़ा। अब पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि चाइना पैसे देगा, हमारे मंसूबे आगे बढ़ेंगे। चाइना बार बार रोल ओवर किए जा रहा है कर्जों को, जब पैसे वापस नहीं आएंगे तो प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होंगे? हमारी तवक्को ठीक है चाइना से? जी सलमा, देखिए आपने कहा सीपेक जो फेज 1 था उसमें ज्यादातर पावर प्रोजेक्ट्स लगे और बहुत जबरदस्त लगे। चीन की तरफ से पैसा भी आता रहा और हमारे जो बिजली का जो शॉर्टेज थी वो भी दूर हो गई। भले चीनी कंपनी ने टका के माल कमाया, नहीं हमने नहीं दिया अभी तक। अभी कोई 200 अरब रुपया अभी हमारा देना रहता है जो कैपेसिटी पेमेंट में हमने रोके। जो फेज 2 था जिसमें एहतशाम साहब ने जिक्र किया वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे। मामला एहतशाम साहब कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले कोई 8-10 सालों में कोई $1 ट्रिलियन चीन ने कोई 140 ममालिक में खर्चा है, लेकिन पिछले 2 सालों से चीन ने पैसा रोक लिया है।
वो $1 ट्रिलियन जो खर्चा उसमें से 700 अरब डॉलर जो है वो कहा जाता है कि बैड लोन्स में चला गया, वो डिस्ट्रेस हो गया है, वो चीन को वापस नहीं मिल रहा। जब से वो वापस नहीं मिल रहा तो चीन ने फर्दर पैसे खर्चने बंद कर दिए। तो फेज 2 जो है मेरा ख्याल है कि वो चीन की तरफ से ज्यादा सुस्त रवि का शिकार हो रहा है। हम तो शायद तैयार बैठे हैं। तो फेज 1 में हमारी कमजोरी आई है, लेकिन फेज 2 में चीन जो है उसने रूस में पैसा लगाना बंद कर दिया है, श्रीलंका में बंद कर दिया है, अंगोला में बंद कर दिया है। दुनिया भर में जो उसके प्रोजेक्ट्स थे वो तकरीबन रुक गए हैं। तो अब हम यहाँ बैठे ये तवक्को कर लें कि चीन से पैसे आएंगे और फिर हमारी तरक्की होगी, ऐसा होने वाला नहीं है। तरक्की हमने अपनी खुद करनी है। चीन अगर किसी मुल्क में पैसे लगाता है तो वो अपने मफादात के लिए लगाता है। उसके मफादात डॉक्टर साहब यही है कि जिस जगह जाओ पैसे ना कोई दे, कब्जा कर लो। श्रीलंका में जो अंबर डोटा जो पोर्ट है वो उन्होंने ले लिया, आपने देखा, क्योंकि वो पैसे नहीं कर सके। बड़ा उसका इंटरेस्ट है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी उसने किस तरह करनी। आपको हैरानगी होगी, सबसे ज्यादा पैसा उसने रूस में लगाया, कोई 300 अरब डॉलर वहां पे लगाया। कतर में कोई 250 अरब लगाया। हमारे पास तो 40-50 अरब। और जो हमारे पास जो पैसे ड्यू थे वो भी रोल ओवर किए जा रहे हैं बार, क्योंकि हमारे पास भी पैसे नहीं है इस वक्त, तो हम भी मांगे तांगे पे चल रहे हैं। अनवर साहब, आज वजीर आजम जब दिन भर वहां पे थे, आपने खुद कहा कि उनका टारगेट है कि 100 मंसूबे मुकम्मल करने, तख्तियों पे तख्तियां लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बलूचिस्तान में अवरान में 20 इंसान बह गए, गाड़ियां बह गई, माल मवेशी बह गए। वो तो एक अलहदा बात है, 2022 के सैलाब से भी हम नहीं निकले, लेकिन क्या हम उनको मरने के लिए छोड़ देंगे? वज़ीर आज़म अपने मंसूबों की तख्तियां लगाते जाएंगे, इधर लोगों की कब्रें बनती जाएंगी। क्या ये तारीख में नहीं लिखा जाएगा, जैसे वो कहते थे कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो आइंदा हमेशा ये तारीख में लिखा जाएगा कि मेरे दौर में डिफॉल्ट हुआ था? देखिए, उनको हमेशा वफाकी गवर्नमेंट से जब भी कोई यहाँ पर आई जमहूरी हुकूमत, उससे उन्हें नाराज़गी उनकी रही, और वो बिल्कुल बेजा नहीं थी, वजह थी इस वजह से कि हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने बलूचिस्तान की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। सॉरी टू से, फिर यहाँ पर वो बात आएगी, वहाँ पर फौज ने डेवलपमेंट काम किए, वहाँ पर उन्होंने कंटोनमेंट भी बनाए, वहाँ पे कैडेट कॉलेज भी बनाए, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनाए। देखिए, अगर सुई के मकाम से गैस निकलती है तो सबसे पहला हक जो है वो बलूचिस्तान के लोगों का है। अब भी आप देखेंगे कि बलूचिस्तान एक बड़ा सूबा होने की निस्बत भी वहाँ पर जो वसाइल है वो ना होने के बराबर है। आपको पता है कि ईरान से सारी स्मगलिंग जो है वो वहाँ जो दूर दराज के गांव हैं वो सारे ईरान के जो गुड्स हैं वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने बहुत दफ़ा कहा कि हमारे यहाँ आप आइए, बैठिए, बात कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए और बलूचिस्तान के मसाइल को मिल बैठकर हल कीजिए। डेफिनेटली देखिए, इसके दो हल हैं। ज़्यादा जो देर पर हल है वो है इसका सियासी गुफ्तो शनीद के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए। हाँ, वहाँ पर फ़ौज मौजूद है, उन्होंने लाइन आर्डर को बरकरार रखना है, अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है, वो भी एक ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका मुकालमा है, बातचीत है। देखिए, मैं बिल्कुल आई विटनेस हूँ बहुत सारे ऐसे वाक़यात के। बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बड़ी उनकी वनरेबल कंडीशन होती है, वहाँ पर बड़े जुल्म सितम होते हैं, वहाँ उनकी बात ही नहीं सुनी जाती। हम जब उनकी बात सुनते हैं, यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब की बात करूँ तो आधी तो दिलजयी उनकी वहीं पे हो जाती है। देखिए, मसाइल का हल इसी तरह है कि जब आप मुज़ाकरात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद है। उन्हें आज जितनी उन्होंने तख्तियाँ लगाई हैं उसके साथ साथ अगर वो बलोच रहनुमाओं के साथ बैठकर वहाँ पर गुफ्तगू कर लेते, उनके मसाइल सुन लेते, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई उनकी तकलीफ कम ज़रूर होती। लेकिन जब आप उन्हें स्पेस नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, फिर सैलाब की बात आपने की, आपको याद होगा माजी में जब सैलाब आया था बलूचिस्तान की क्या हालत थी। अभी तक लोग उस सैलाब के असरा से बाहर नहीं निकले और अब जो कंडीशन है आधा बलूचिस्तान आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान शुरू किया गया था, आज तक वो मजाक बना हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने लिया? देखिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फिर अगर हर काम फौज नहीं करना है तो फिर हुकूमत भी उन्हें कर लेने दीजिए। ठीक है जुल्फिकार साहब, नाराज बलोचों से बात करने का जिक्र हो रहा है। नवाब है, सरदार है, बड़ा डिफरेंट सेटअप है वहां पे। जो लोग नाराज हैं उनसे बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इन सबसे पहले ऊपर जो वजीर आला बैठे हैं उनसे बात होनी चाहिए। अगर वो ये क्लेम करते हैं कि वजीर आजम ने वादे किए थे, वफा नहीं किए, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हुई, क्या वजीर आजम ने कोई कमेटी बना दी? क्या उनको मुलाकात के लिए वक्त दे दिया, टाइम दे दिया? अगर तहफ्फुज़ात थे उनको एड्रेस तो होना चाहिए था। वजीर आजम है मुल्क के। बिल्कुल होना चाहिए। वज़ीर आला वहाँ के लोगों के नुमाइंदा हैं। अगर आज वो वहाँ मिलने के लिए नहीं गए, तकरीब में शामिल नहीं हुए, तो उसका मतलब ही यही है कि वो अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आपके राइट्स के लिए, आपके हकूक़ के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं तो वहाँ पे शामिल भी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अवाम से ही ताकत लेके पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तो उनको मिलना भी चाहिए, उनके मसाइल हल भी करने चाहिए। और जो बलूचिस्तान का इशू है एहसास महरूमी का,
اب اس معاملے سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے. ہماری پرائرٹی بلوچستان ہونا چاہیے. بلوچستان کے اندر جو ایمرجنسی ہے وہ اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ آپ وہاں کے جو بیسکس ایشو ہیں ان کو ایڈریس کریں, وہاں کی غربت ختم کریں, پسماندگی ختم کریں, وہاں کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں, ورنہ یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. جو دہشت گردی کا وہاں پہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور اسٹریٹجیکلی بلوچستان کی کتنی امپورٹنس ہے, گوادر کی کتنی امپورٹنس ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جہاں تک سی پیک کی بات ہو رہی تھی, یہ درست ہے کہ چائنا کا ایک ماڈل ہے. چائنا کسی ملک کی سیدھی وہ دیہڑی نہیں لگواتا, وہ بزنس کرتا ہے. وہ ٹیپیکل ایک کراچی کے میمن کی طرح ایک بزنس مین ہے. وہ کہتا ہے یار میرے ساتھ بزنس کرو اور بزنس کی بات کرو. میں ویسے امریکہ جو کہ دیہڑی لگوا دیتا ہے بہت سارے ملکوں کی, اسی طرح آج 3 طرف سے پاکستان کو جو فوکس ہے, ایک تو امریکہ کی طرف سے چلو کبھی ایڈ بھی مل جاتی ہے اور ریگولر بھی ملتی رہی ہے. چائنا کی طرف سے صرف بزنس ماڈل ہے. جو $8 ارب کا ساورن فنڈ کا سعودیہ, قطر اور امارات نے ایک انیشیٹو لیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب پاکستان کے لیے چائنا کے ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ کی طرف فوکس ہے پاکستان کا, وہاں سے پاکستان کو جو فیوچر کے اندر ریلیف ملنے والا ہے, یہ آنے والے وقت میں یہ فنڈ جو ہے یہ ٹریلین میں چینج ہو جائے گا اور پاکستان کو جینون وہاں سے ریلیف ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ بہت سارے ایسٹس مڈل ایسٹ کے بہت سارے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. تو پاکستان اگر صحیح طرح پلے کرتا ہے, جس طرح کنٹری ٹو کنٹری ایک ریلیشنز ہوتے ہیں, تو آنے والے وقت میں آپ ایک ٹریک پہ آ سکتے ہیں. پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے احتشام صاحب, معیشت تو بہتر ہو سکتی ہے, لیکن بلوچستان میں ایک بڑا نادر موقع تھا ریکو ڈک, جس کا آج وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا اپنے خطاب میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اربوں روپے جھونک دیے, عوام کو کچھ نہیں ملا, ہم وہاں سے بڑا گولڈ ڈگ کر سکتے تھے. اگر ہم وسائل کو یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے, اگر ہم صرف باتوں میں کہتے ہیں کہ بلوچستان مالا مال ہے وسائل کے ساتھ, بڑا پوٹینشیل ہے, بلوچستان کو ہم بدل دیں گے, اس کی تقدیر بدلیں گے, عوام کی فلاح کے لیے بہت کچھ کریں گے, لیکن پھر کیسے کریں گے اگر ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے ابھی تک؟ سلمہ, ذاتیات کی بات ویسے نہیں کرنی چاہیے, لیکن معذرت کے ساتھ, کیونکہ جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں, جب آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے گورنمنٹ کے عہدے پہ ہوتے ہیں, جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے آپ چیف جسٹس ہوتے ہیں. افتخار چوہی صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی زندگی میں 2 بڑے کام کیے, جو بڑے اپنی طرف سے بڑے کیے لیکن بڑا غرق کر دیا. ایک سٹیل مل کی نجکاری, $364 ملین 2006 میں مل رہے تھے, انہوں نے نہیں دی. آج جو 2 پیسے کو دینے کے لیے تیار نہیں. ریکو ڈک کا مسئلہ آپ نے بنایا, کتنی لیٹیگیشن ہوئی, انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ہم نے اس کا کیس لڑا, کتنے مسائل مشکلات ہوئے. اتنے عرصے کے بعد پھر اب پہ آپ نے دیکھا پینلٹیز کی بلین کی لگی, پھر الٹیمیٹلی جا کے دوبارہ سے اسی سے بات کر کے جو لیتھین کمپنی تھی کی آسٹریلیا کی اور دوسری چلی کی, ان کے ساتھ معاملات طے کر کے دوبارہ سے اس کام پہ لگائے گا. دیکھیں یہ بہت بات آتی ہے, آج بھی اخباروں میں تھا ڈاکٹر صاحب کہ جی 3 ٹریلین کے کسی نے فگر دیا ہوا ہے کہ وہاں پہ منرلس ہیں, ریسورسز ہیں. لیکن مجھے یہ سب اس لیے ٹھیک نہیں لگتا کہ بھئی اگر ہیں تو ہمیں اس کو لینا چاہیے تھا, نکالنا چاہیے تھا. ابھی جب آپ نے ایک ساورن ملک کی حیثیت سے, اب بلوچستان کی حکومت نے اس وقت معاہدہ کیا تھا 2 بڑی کمپنیاں, آسٹریلیا اور اپنا چلی کی کمپنی سے, اس معاہدے کو آنر کرنا چاہیے تھا. کینیڈا اور چلی کی کمپنی, ان کو آنر کرنا چاہیے تھا. جو چیزیں ان کے ساتھ طے ہوئی تھیں انہیں, لیکن اس وقت طے ہوا تھا کہ جی 25% ہم دیں گے پنجاب, اپنا بلوچستان کی گورنمنٹ کو 75% ہم رکھیں. ڈاکٹر صاحب یہ ساری دنیا میں ماڈل ہے, جو پیسہ لگاتے ہیں, مشین لگاتے ہیں, ذہن لڑاتے ہیں, وہ سب کچھ لے کے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں قاسم کے ابا کے زمانے کے 2 سال کی جانے سے پہلے وہ کیکڑا 1 کیا ہوا تھا, کراچی میں تیل نکل آیا. واقعی لوگ کہتے ہیں مدد تیل نکل آیا تھا, لیکن وہ مصیبتوں کے شکار ہوئے. لیکن وہ دیکھیں آف شور ڈرلنگ سے تیل نکلا, واقعی نکلا, مطلب انہیں سیریس نوٹ. اس کا پھر کیا ہوا, امریکن نے عین وقت پہ آ کے کہا جی بند کر کے آ جاؤ. امریکن کمپنیوں نے کہا جی ہمارا اتنا پیسہ خرچ ہو گیا $300 سے $400 ملین, انہوں نے کہا ہم دے دیں گے. وہ سیاسی معاملہ تھا, پلٹ کے اور بہت سے معاملات ایسی سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آج وزیر اعظم نے خود اپنے منہ سے کہا کہ 4 سال میں کچھ نہیں ہوا بلوچستان میں, جس میں سے 2 سال تو ان کی اپنی گورنمنٹ کے تھے. اب دہشت گردی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم ابھی تک ٹورزم کے پوٹینشیل کو بھی نہیں ٹیپ کر پا رہے جو بلوچستان میں ہمارے پاس موجود ہے. اگر دہشت گردی ختم نہیں کریں گے, ٹورزم کہاں سے آئے گا, ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی؟ ابھی جب آصف درانی صاحب گئے تھے افغانستان بات کرنے کے لیے, تو طالبان کی طرف سے جو بات چیت پہلے چلتی رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہا گیا افغان حکومت کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ آپ بات چیت کریں, آصف درانی نے صاف انکار کر دیا. تو معاملے کا حل کیا ہے؟ جی سلمہ, مجھے لگتا ہے کہ پچھلی حکومت کے دوران جو سٹانس لیا جا رہا تھا
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, जबकि उनको हम खुश करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हम बुला भी रहे थे कि आप आगे सेटल हो जाएं, लीडर्स उनके अफगानिस्तान रह गए, उनके जो वर्कर्स जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान में हमने सेटल कर दिए। इस हुकूमत ने वो जो रुख है वो बिल्कुल बदल दिया। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी दहशतगर्द से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एहतशाम साहब, मुझे जो 2 या 3 बड़े इशू बलूचिस्तान में नजर आते हैं, एक तो वहां पे गैर नुमाइंदा सियासी ढांचा हम बनाते हैं, और दूसरा एक बिल्कुल ही गैर मौसर किस्म का इंतजामी ढांचा है। देखिए, वहाँ पे एहसास जो है महरूमी का भी अनवर साहब ने जिक्र किया, वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। वो कहते हैं कि जी हमारे शहरी जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं उनको आप मुकाबला करें, पंजाब से, सिंध से मुकाबला कर लें, हमारा एजुकेशन लेवल कम है। सब महरूमी का एहसास है, ये दूर करना हमारा फर्ज है। सियासी लोगों की नाकामी नहीं समझते कि सारा ये काम एक अरसे से बलूचिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट देख रही है, चाहे इलेक्शन है, चाहे डेवलपमेंट है, जो कुछ आप उसका इजहार क्यों नहीं करते? मैंने कहा अगर सारे काम उन्होंने करने हैं तो फिर ईरानिया गवर्नमेंट क्यों नहीं करने देते? वहाँ पे भी तू मरवाएगा सानू, वहाँ पे भी ये गलती हो। एक पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे हमारा जो विफाक की तरफ से जो स्टांस रहता है वो ये रहता है कि बलूचिस्तान के सरदारों को पैसे दे लो, उनको खुश कर लो, जो वहाँ पे रहने वाले हैं, गरीब गुरबा हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, तो सरदार मालो माल हो जाते हैं। तो ये जब तक ये 3-4 पॉलिसीज का रुख नहीं बदला जाएगा, मेरा ख्याल है बलूचिस्तान वाला मामला, पॉलिसीज का रुख बदलना बड़ा अहम होता है। अनवर साहब, आपने कहा कि उन लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। वजीर आजम पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है, क्या वजीर आजम का इख्तियार नहीं था कि इन 2 सालों में वो बलूचिस्तान के वजीर आला से डेवलपमेंट का प्लान मांगते, तरक्की का प्लान मांगते, फिर वो जैसे सिंध पे फोकस करते हैं, पंजाब पे फोकस करते हैं, वो बलूचिस्तान पे भी उसी तरह फोकस करते, दानिश स्कूल वहां पे भी बनाते, साफ पानी के प्लांट वहां पे भी लगाते, नॉट स्पेसिफिकली इन द गवादर, पूरे बलूचिस्तान की बात हो रही है ना, कुछ नहीं हुआ वहां पे। प्राइम मिनिस्टर 12 माह में बहुत कुछ कर सकते थे, 14 माह में, सॉरी। वो देखिए, वहाँ पे अगर आप ग्वादर की बात करें तो डेवलपमेंट पूरे बलूचिस्तान में करनी चाहिए थी। वहाँ से होगा क्या? देखिए, जब वहाँ का जो नौजवान है, पढ़ा लिखा शख्स है, नौजवान वहाँ पर जब किसी जगह काम करेगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इदारे में, तो उसका फोकस अपना प्रायोरिटी होगी अपने उसको, अपनी नौकरी को। एक आपको याद होगा ये नेक्टा, दहशतगर्दी के खिलाफ एक इदारा बना हुआ है सिविलियन का, उनके एक किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमने अब कोशिश की कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए केपीके के पढ़े लिखे नौजवानों को लीजिए, पंजाब में से पंजाब के और बलूचिस्तान में से बलूचिस्तान को। मैंने कहा इसका क्या फायदा? उन्होंने कहा एक तो वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं, अब हम जब पंजाब से भिजवाते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये पंजाबी आ गया, जब बलूचिस्तान के काउंटर करेगा दहशतगर्द को बलूचिस्तान का नौजवान तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। देखिए, ये पॉलिसी है और उस पर उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई है। आपके एक इदारे की बात है। अब आइए पॉलिटिकल विल की तरफ। अगर कोई, मुझे ये बताइए कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई भी हो, शहबाज शरीफ हो, कासिम के अब्बा हो, इससे पहले अगर आप देख लें, अगर सियासी हुकूमत की विल होगी बलूचिस्तान के मामलात को हल करने की तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज आपके हालात मजीद बिगड़ेंगे। आपने वहाँ पर टूरिज्म की बात की, देखिए आपके बॉर्डर ईरान अफगानिस्तान लगता है, दोनों की उसकी सिविलाइजेशन देख लीजिए आप ईरान की। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड्स होंगे, मैन टू मैन, जी सर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, वहाँ की गुड्स इधर आएंगी, हमारे यहाँ की चीजें वहाँ आम जाते हैं, जाएंगी, राब्ता होगा, ट्रेड होगी, लोगों का आना जाना होगा, कल्चरली आप एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, तो बहुत ज्यादा वहाँ पर तरक्की आएगी। अब आपको एंगेज करना पड़ेगा इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए। आपको अब वहां पर पॉलिटिकली लोगों को एंगेज करने की जरूरत है, लेकिन आम आदमी तक उसके असरात पहुंचने चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ सरदारों तक नहीं, आम आदमी तक उसके आम आदमी तक समरात पहुंचने चाहिए तमाम मंसूबों के। जुल्फिकार साहब, डेवलपमेंट हम सब चाहते हैं, जमहूरियत की जब बात होती है तो बलूचिस्तान का वोट, बलूचिस्तान का वोटर, वहां का तर्ज जमहूरियत, वहां पे हिरार्की किस तरह से चलती है, इस तरफ हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी तवज्जो नहीं देती। पीटीआई का फोकस भी खुसूसन बलूचिस्तान नहीं रहा, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, जो मेन पार्टीज इक्तदार में रही वफाक के अंदर, उन्होंने भी कभी बलूचिस्तान को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो देनी चाहिए थी। हाँ, इस हद तक इंपॉर्टेंस जरूर दी कि वहां की बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो मेन सीट्स हैं बलूचिस्तान की, वो जरूर गवर्नमेंट के साथ अलाई हो, सपोर्ट करें गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन बलूचिस्तान के अवाम की फलाह के लिए क्या करना है, मंसूबे, ये तो वहां के नवाब और सरदार भी नहीं सोचते कि उनके अवाम कैसे खुश होंगे। देखिए, ये ट्राइबल एक इशू है वहाँ पे कि बहुत सारा बजट जो है वो मुख्तलिफ सरदार या मुख्तलिफ जो सियासी बड़े हैं वो अपना हक समझते हैं उन पे अपना हाथ साफ करना, और उसका एक सीधा सीधा हिस्सा लोगों की जेबों में चला जाता है। जो बच जाता है
वो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी उस पर अपना हक समझती है, तो आम आदमी तक बहुत थोड़ा हिस्सा उसका पहुंचता है। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट का मामला है या ग्वादर का मामला है, देखिए वहां पे मल्टीपल इश्यूज है और उन इश्यूज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है रा, उनको एक्सप्लॉइट करता है इंडिया, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं पाकिस्तान के दुश्मन। तो आप अपने घर को अगर इन ऑर्डर कर लें, अपने घर के लोगों को अगर खुश कर लें, उनको ठीक कर लें, पहाड़ों के ऊपर जो लोग बैठे हुए उनको वापस बुलाने में आप कामयाब हो जाए, तो बाहर बैठा हुआ दुश्मन कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मल्टीपल चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में 10-15 साल का एक प्रोजेक्ट बना के बलूचिस्तान को फोकस करके उसमें पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट भी पीछे खड़ी हो, अपनी पूरी विल दे, पॉलिटिकल लोग भी पूरी विल के साथ खड़े हों, और ग्वादर को अगर आपने डेवलप करना है और पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज बनाना है, तो फिर आपको वहां पे अमन देना पड़ेगा, बलूचिस्तान को ठीक करना पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान में अगर अमन कायम नहीं करते तो आपका ग्वादर का जो प्रोजेक्ट है उसका फ्यूचर जो है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। और यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग बातें कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा इशू जो है बलूचिस्तान के हालात को ठीक करना है, वसाइल की सही तकसीम करनी है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ के लोगों की रिजर्वेशन दूर करनी है। जुल्फकार आप एक बात कर रहे हैं कि सियासतदानों के बाद जो रह जाता है वो बिल्कुल समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी समझती है कि हमने पैसा खाना है। आपको याद होगा 2-2.5-3 साल पहले सेक्रेटरी फाइनेंस के घर से बलूचिस्तान के 70 करोड़ रुपया निकला था, डॉलर, उसके अलावा बाकी करेंसी पैसे काउंट करने के लिए। इस तरह के कई वाकयात बहुत सारे लोगों के पास इसी तरह पैसा पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो लोग इक्तदार में रहे उन्होंने इसी तरह से पैसे बनाए भी और बांटे भी, इसे ये हाल कर दिया। एक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आते हैं, दीगर इश्यूज पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरा आज का अहम मामला, ख्वाजा आसिफ ने खवातीन के बारे में नाजेबा रिमार्क्स दिए, सेनेटर जरका तैमूर ने उसको काउंटर किया। आज फिर इस मामले पर ख्वाजा आसिफ ने बात की और माफी मांगने से इनकार कर दिया। एहतशाम साहब, वजीर दिफा के खवातीन के बारे में रिमार्क्स और फिर उनको डिफेंड भी करना, उनका दिफा भी करना कि मैंने जो कहा ठीक था। वो कहते हैं पहले हमारी पार्टी की खवातीन के बारे में जो कहा जाता है उस पर माफी मांगे, फिर मैं माफी मांगूंगा। क्या ये रवैया दुरुस्त है? देखिए, मैं और आप या हमारे पार्टिसिपेंट जो कहेंगे, आज मैं देख रहा था तब बड़े अंग्रेजी अखबार का एडिटोरियल, उन्होंने अगली आउटब्रस्ट का नाम दिया है जो गुफ्तगू की है उन्होंने, जिसका मतलब है गंदी जुबान का इस्तेमाल करना। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब मिजाज जब उनका गर्म होता है तो बहुत सख्त बातें कर जाते हैं। बड़ा कम हुआ है कि वो फिर वापस अपने अल्फाज लेते हैं। अब बुनियादी तौर पे बात तो यह है कि अब ये जिस अंदाज से बहस आगे चली गई है, अभी पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, इनमें हमने देखा PTI तो पीछे नहीं रहती, जब मुकाबला करना होता है तो जवाब देते। पीपल्स पार्टी बहरहाल ये काम नहीं किया करती थी। पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज सबसे ज़्यादा यह है कि बेताशा मुबैना तौर पे पैसा खाया जाता है वहाँ पे, लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात हो और सियासतदानों को जेलों में भरना हो, ये काम नहीं करते। और दूसरा, ये काम खवातीन के खिलाफ हो, ये काम नहीं करते। PMLN, आपको पता है, मुझे पता है कि जनाब जब बीबी शहीद प्राइम मिनिस्टर थी, वो फैमिली वे में थी, जब आया करती थी असम्बली में, किस तरीके से उनके खिलाफ बातें शेख रशीद माजे के साथ उस वक्त थे, PMLN के साथ उनकी लीडरशिप जो इशारा करती थी, किस तरह होता था। फिर आपको याद होगा बीबी शहीद के खिलाफ, नुसरत भुट्टो के खिलाफ जहाज़ों से जो पम्फलेट भेजे गए उनके खिलाफ, ये सारी चीज़ें लोगों को भूलती नहीं। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी बात तो ये होनी चाहिए, इतना सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्हें रवायत को बरकरार रखना चाहिए। देखें आजकल क्या मुसीबतें, अभी बावलोर यूनिवर्सिटी वाला मामला दबा नहीं है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमारी नई नस्ल कहाँ जाएगी। मतलब लार्जर देन लाइफ देखते हैं लोग, आपको लीडर को देखते हैं कि इनसे हम सीखेंगे, लेकिन ना क्यों कहते हैं लीडरशिप क्राइसिस इस मुल्क में है, उसकी वजह से सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छे नोट पे गुफ्तगू नहीं हुई। बेहतर यही था कि वो माजत कर लेते और कहते यार मैं माजत क्या और फ्लाट वापस ले लेते। लेकिन आपने देखा होना कि नहीं, अब दो गलतियां मिलके कोई सही चीज़ तो नहीं हो सकती ना। ये नहीं करें कि आपके ज़माने में फलाने किया, पहले वो माफ़ी मांगे। मेरा ख्याल है टोटली अनकॉल्ड फॉर, उनको इस तरह की जब पहले हुआ था वो भी गलत था, जो आज हुआ वो भी गलत है। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क की आधी आबादी खवातीन पे मुश्तमिल है, फिर जब वजीर दिफा पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का बयान दे, इस तरह की जबान इस्तेमाल करे, चले जोशे खिताबत ने आपने कह दिया, आपके बाल सफेद हो गए, अच्छे खासे सीनियर पॉलिटिशियन है आप, माजरत कर लेनी चाहिए, वो माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। क्या ये रवैये सोसाइटी पे हमारे क्या इम्पैक्ट? देखिए सलमा, सियासत में मैं समझता हूँ जो भी बात की जाती है वो सोच समझ की जाती है, कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं होता। अच्छा, ये मर्दाना शोवनिज्म का इशू जो है, ये हमारी सोसाइटी में और सोसाइटीज़ में भी प्रॉब्लम है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जो मर्द हजरात खवातीन
पर बर्तरी का दावा करते हैं वो असल में अपनी जो इज्जत नफ्स है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी अंदरूनी इनसिक्योरिटीज है। सोसाइटी के ऊपर इसका बड़ा बुरा असर होता है। देखिए, एक तो ख़वातीन के ऊपर, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है उसको इनकरेजमेंट सी मिलती। आप वजीर हैं, आप नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रोल मॉडल हैं बहुत सारे लोगों का, इस किस्म की बात करते हैं। फिर वो जेंडर इनइक्वालिटी का जो इशू है हमारी सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटीज़ के अंदर भी है, हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ ज़्यादा है। तो ये सोसाइटी के हवाले से, उनके अपनी ज़ात के हवाले से बिल्कुल, जैसे एहतिशाम साहब ने कहा, कि एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। ठीक। अनवर साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ हमारी पार्लियामेंट में खवातीन के साथ बदतमीजी। इवन आपको याद होगा जब पीटीआई दौर में बजट की कॉपियां उछाली गई थी, उसमें आलिया हमजा गालिबन और मलिका बुखारी जख्मी भी हो गई थी, अच्छी खासी बदतमीजी और हंगामा आराई हुई। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के रिमार्क्स देने का रिकॉर्ड सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब का, या आबिद शेर अली कभी कह दिया करते थे इस तरह की बातें। अदरवाइज पब्लिक फोरम पे कासिम के अब्बा ने बहुत सी बातें कही होंगी, पार्लियामेंट के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। फिर हम कहते हैं कि ये जो बदजबानी की रवायत है ये पीटीआई ने डाली। लेकिन अभी एहतिशाम साहब ने जिक्र किया कि नुसरत भुट्टो के बारे में, बेनजीर भुट्टो के बारे में किस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल की जाती थी। तो ये रवायत तो बड़ी पुरानी है जो खत्म नहीं हुई। अगर आपको 90s का दौर याद हो तो हम हमेशा ये कहा करते थे कि वो दौर वापस आ रहा है, क्योंकि उस दौर में इस तरह हुआ करता था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से मुताल्लिक गुफ्तगू की जाती थी, जिस तरह एहतिशाम साहब ने कहा। अब आते हैं हम मौजूदा सिनेरियो की तरफ। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, वो पहली दफ़ा नहीं पार्लियामेंट में आए। ये नहीं हो सकता कि माजी की गलती को आप अब मौजूदा गलती के साथ मिक्सअप करके कहें कि ये दुरुस्त है। वो भी हम गलत कहा करते थे उस वक्त भी जब ख़वातीन से मुताल्लिक, पार्लियामेंटेरियन से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू होती थी, और आज भी हम गलत करते हैं। देखिए, एक गलती, एक गाली अगर आपको दी जाए, उसके मुकाबले में अगर आप गाली देंगे तो आपने कोई नए काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया। इससे माशरे में बेगाड़ पैदा हुआ। देखिए, हम क्यों कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग हो रही है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा गलत किया। अब आपके घर के अंदर दीवारें खड़ी हो गई हैं, आप जो पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे हैं वो मुखालफत करते हैं। वरना अमूमन एहतिशाम साहब, आपको याद होगा, ऐसा नहीं होता था। एक अगर वालिद ने कह दिया तो फिर तमाम वोट नून को, पीपल्स पार्टी को जाया करता था। अब आप देखें, माँ कहीं और वोट दे रही है। देखिए, माशरे में जो तकसीम है ये आपकी जो माशरे ठीक है, इख्तिलाफ है, होना चाहिए, मेरी बात मसला नहीं है, होना चाहिए, लेकिन आपको और जो आपका कल्चर है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। देखिए, राइट ऑफ जमहूरियत में क्या खिलाफ बात करें तो गालियां शुरू कर, जमहूरियत क्या है, आप जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए, आपका अपना फैसला। मैं जिसको वोट देना चाहिए ये होता है। लेकिन आप घर के अंदर एक जमात या आप उसकी फेवरेट है या नहीं है, इस बुनियाद पर अगर आप झगड़ा करते हैं, बदतहजीबी करते हैं, इस कल्चर को परवान चढ़ाते हैं, तो ये आपके जो इखलाकी पस्ती आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप माशरती तौर पर अपने माशरे को तबाह कर रहे हैं। आप नौजवान नस्ल जो है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, जब आपके लीडरशिप इस तरह की गुफ्तगू करेगी तो फिर आप नौजवानों से क्या तवक्को रखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। जुल्फिकार साहब, एक जरा सेंसिटिव पॉइंट है, मैं चाहती हूँ कि इसको भी छेड़ लिया जाए आज के प्रोग्राम में, कि ख्वाजा आसिफ ने जो कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा, काबिले मजम्मत है, ठीक है, लेकिन ख्वाजा आसिफ की जाती जिंदगी पे जैसे सोशल मीडिया पे कीचड़ उछाला गया, जिस तरह ट्रोल किया गया उनकी फैमिली की वीडियोस वायरल करके, क्या ये रवैया दुरुस्त था? मेरा ख्याल है कि दोनों रवैये ठीक नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जो अदम बर्दाश्त का एक रुझान पैदा हो गया है, और जो पीटीआई के जलसों में हम देखते थे, और जो नून लीग पॉइंट स्कोरिंग करती थी या पीपल्स पार्टी करती थी कि बदतमीजी सिखाई जा रही है नौजवान नस्ल को, आज वो बदतमीजी का शिकार छोटे भी हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उससे मुतासर नजर आ रही है। आपकी ओपिनियन मेकिंग तकसीम हो गई, आपके घर इवन तकसीम हो गए, घरों के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, आपके इदारे तकसीम हो गए, पोलिटिसाइज हो गए, आपके हर सोसाइटी के हिस्से के अंदर ये चीज आप देख रहे हैं। अब यकीन करें कि लोग इस चीज को पसंद करते हैं कि आप या एक तरफ को गाली दें या दूसरी तरफ को गाली दें। दरमियानी बात आप करके देख ले, लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, लोग पसंद ही नहीं करते। यानी सोसाइटी के अंदर ये लेवल पैदा कर दिया गया है, ये हालात पैदा कर दिया गया है, और इसके रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान के सियासतदान है, और पाकिस्तान के जो बड़े हैं वो हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो हैं। आप जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके आप इस तरह गालियां देंगे, इस तरह बातें करेंगे और खवातीन पे फिक्रे कसेंगे, तो आप मुझे बताएं कि नौजवान नस्ल जो आपको देख रही है, पूरा मीडिया आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, वो आपको आइडलाइज करते हैं, और उसके बाद आप नौजवान नस्ल को आप कैसे कह सकते हैं जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि जो जमहूरियत है वो बुनियादी तौर पे टॉलरेंस सिखाती है। यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि जमहूरियत किसी चिड़िया का, बिल्डिंग का
किसी चीज का नाम नहीं है, वो आपके रवैयों का नाम है। अगर आपके रवैये के अंदर जमहूरियत नहीं है, आपके अंदाज और तकरीर और गुफ्तगू के अंदर नहीं है, तो आपकी पार्टी के अंदर कैसे होगी? पार्टी के अंदर नहीं होगी तो पार्लियामान के अंदर कैसे होगी? मुल्क के अंदर कैसे होगी? तो जमहूरियत जिसको बचाने की इनको बड़ी फिक्र है सबको, उसको अगर स्ट्रांग करना है तो सबसे पहले अपने रवैयों को ठीक करें, फिर जाके मुल्क के अंदर जमहूरियत ठीक होगी। ठीक है। एहतशाम साहब, एक मुख्तसर कमेंट ही कि ऐसी सिचुएशन जब असेंबलीज में होती है, पार्लियामेंट के अंदर होती है, स्पीकर का रोल क्या होता है? क्या सिर्फ अल्फाज को एक्सपंज कर देना, हज़फ कर देना, ये मसले का हल है, या इसके अलावा इससे बढ़ के भी कोई किरदार होता है स्पीकर का? देखिए, अब तरीकाकार तो आप देख लें, नॉर्म्स ट्रेडिशन जो कहती हैं और ज़ाब्ता अखलाक क्या कहता है कौमी असम्बली का, सेनेट का, पार्लियामेंट का, वो तो वाज़ेह तौर पर सामने नजर आता है। लेकिन जब माज़रत के साथ सलमा पार्टीजनशिप हो, जब आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी हो, जब आपको एक बात कह दे आपने उससे बढ़ के बात करनी हो, तो फिर स्पीकर भी और चेयरमैन भी सेनेट का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माज़रत के साथ हमने ये देखा है कि जिस पार्टी का स्पीकर होता है वो आउट ऑफ द वे जाके अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सख्त से सख्त बात जो है ना वो कोशिश करता है कि उसको डाइजेस्ट कर लिया जाए, उसको हज़फ ना किया जाए जो प्रोसीडिंग है। अगरचे उन्होंने, मैंने देखा है कल जब ये गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने हज़फ किए कोई अल्फाज, लेकिन डैमेज डन तो हो गया ना। आपने जो बात कहनी थी वो तो मैसेज तो चला गया कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। तो यही बात देखना ख्वाजा आसिफ साहब की आज भी लोग नहीं भूले, जो उन्होंने चंद दिन पहले कही थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुर्दे दफनाने के लिए यहाँ आते हैं। और भाई $6 बिलियन वो जो आया था, कहा जाता है रोशन डिजिटल अकाउंट में, वो वापस चला गया। किसकी वजह से गया? वन ऑफ द रीजन ये भी बताई जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये बिलो दी बेल्ट जो है ना ये चीजें हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए। और फिर ये कि ये वो मामलात हैं जिसमें कम से कम पार्लियामेंट जहाँ से हम देखते हैं लेजिस्लेशन होती है, लोगों को बताया जाता है, वहाँ ये कम से कम चीजें नहीं होनी। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो अल्फाज थे ख्वाजा आसिफ के, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा आदमी है जिसका दिफा औरतें कर रही हैं। मतलब अगर ये लफ्ज गाली बन चुका है, अगर औरत होना या खातून होना इतनी बड़ी बदतमीजी है या आप इसको कोई डिस्ग्रेस समझ लीजिए, तो क्या खवातीन सियासत में आना छोड़ दें, सहाफत में आना छोड़ दें, सोशल मीडिया पे गालियां खाएंगी खवातीन? क्या ये कल्चर रह गया पाकिस्तान का? देखिए, अगर हमने अपनी 50% आबादी जो है उसकी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप सोचिए कि फिर मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। अगर आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, उसकी अकल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ऑलरेडी हमारे यहाँ कोई 16-17% से ज़्यादा वुमेन और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन नहीं है लेबर फोर्स के अंदर। हम कितना बड़ा ऑलरेडी अपना नुकसान कर रहे हैं। और फिर अगर हमारे लीडरान जो हैं वो उठ के ऐसी इस किस्म की बातें करते हैं और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो उससे सोसाइटी को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये नुकसान। अच्छा, फिर एक और एंगल अगर इसका सलमा आप देखना चाहती हैं कि हमारी जो पार्टी, जमहूरी पार्टियां जो जिनको हम कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, एक लीडर जो कुछ कह देता है बाकी सब ने उसको फॉलो करना जरूरी, सब ने उसको डिफेंड करना जरूरी है। और फिर हमने कुछ कवानीन भी ऐसे बना दिए हैं कि लीडर के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, लीडर के खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते। बात आपकी डॉक्टर साहब देखिए ना, हमारे माशरे में जो बच्चियां अब पढ़ लिख के आ रही हैं, चाहे मीडिया में किसी और अदारों में, कितनी खौफनाक हरासियत का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं क्या होता है उनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अनवर साहब, क्या मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, इन लोगों के बयानात नहीं आने चाहिए थे? ये खवातीन नहीं है? देखिए, मुझे याद आ रहा था, अगर आपको याद करें, रिकॉल करें, तो तहमीना दौलताना किस तरह अपनी पार्टी की आदत को डिफेंड किया करते थे, अगर आपको याद हो। इसी तरह पीपल्स पार्टी की खवातीन भी हैं। तो अगर पीटीआई की खवातीन अपनी क़यादत को डिफेंड करें तो उसमें हर्ज क्या, जुर्म क्या? नहीं, अगर ख्वाजा आसिफ ने गलत बात की, उनकी पार्टी की खवातीन को चाहिए कि अपने लीडर को रोकें? नहीं, वो नहीं होगा। देखिए, उसकी वजह चाहिए, होना चाहिए। देखें, आप आइडियलिज्म की बात करें, होना चाहिए, होगा, होना चाहिए, इससे निकलिए। आप जो मौजूदा सूरत है उस पर आइए। मसलन जो भी पार्टी का स्पीकर, मैं स्पीकर की बात नहीं करता, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आज आपने उसकी ट्रोलिंग करनी है, मैं आपको टाइम दूंगा। ऐसा भी हुआ है ना, ये भी एक हकीकत है। ये भी पार्लिमानी रवायात हैं, लेकिन ये अनसीन है, नजर नहीं आती है। ये अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको टाइम, आप मुझे टाइम दे दीजिए, मैं शाम साहब गालियां दे दूंगा, आप कहिए स्पंज कर दिए। मीडिया ने जब स्पंज कर दी, लेकिन हालात और वाकयात बताते हैं कि ये सारी चीजें माजी में होती हैं। लेकिन हमें इस कल्चर और इस रवायत को खत्म करना है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम अपनी गुफ्तगू में इसका इजहार ना करें या जिक्र ना करें, हर सूरत जरूरी है। उसकी वजह यह कि भरपूर मजम्मत भी। देखिए, और खवातीन को आपको एम्पावर करना चाहिए अगर आप मुल्क में तरक्की चाहते हैं। आइडियल सिचुएशन ये कि चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली होनी चाहिए। जुल्फिकार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, पब्लिक फोरम्स पे क्या होना चाहिए, क्या हल है इस मामले का?
میرا خیال ہے کہ دیکھیں ابھی انور رضا بھائی ان کو کہہ رہے تھے بڑے سیزنڈ ہیں، تو آج کی گفتگو کے بعد تو یہ الفاظ بھی میرے خیال میں بڑا انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے شاید. تو ان کو خود سمجھ آنی چاہیے اور ان کو خود سمجھنا چاہیے. یہ بڑک بازی کا جو کلچر ہے یہ پنجاب میں حلقوں میں دیہاتوں میں تو چل سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر آپ کو بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرنی ہوتی ہے. آپ کو اپنی سوسائٹی کا ایک عکس بتانا ہوتا ہے، اپنی شخصیت کا ایک تعارف دینا ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہ آپ کی گفتگو بتاتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز سلما یہ بن گئی ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز، اور پیچھے سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں کسی کا لے رہا، جو زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اس کو پیچھے سے آتا ہے ذرا تھم آتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ان کو گڈ اور ویلڈن کہا جاتا ہے، اور واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. عورت کی ابھی تقدس کی بات ہو رہی تھی، جن سوسائٹیز نے عورت کو ساتھ کھڑا نہیں کیا، اس کو عزت نہیں دی، اس کو پراپر ان کا حق نہیں دیا، وہ سوسائٹیز پیچھے رہ گئی. اور پاکستان کا سب سے بڑا المیہ میں کہتا ہوں کہ یہی ہے کہ ہم نے عورت کو وہ پارٹیسپیشن نہیں دی، وہ حق نہیں دیا. عورت کو حق ملے گا، پارٹیسپیشن ملے گی تو ملک ترقی کرے گا. بہترین طریقہ ہے سوسائٹیز کو گرو کرنے کا موقع دیا جائے. اس کے لیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، دبئی کی ملاقاتوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. دبئی میں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. کل بھی یہ دوسری ملاقات تھی نواز شریف اور زرداری کے درمیان. اس ملاقات کے اندر کیا طے ہوا ہے احتشام صاحب؟ ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہو رہا. ایسا کون سا نام ہو سکتا ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول ہو اور مسلم لیگ نون کے لیے؟ لیکن چاہیں گے تو سارے کہ اپنی مرضی کا بندہ آ جائے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، یہ ہمارا جو کہتے ہیں نا اپنا آدمی کلچر، کہ اپنا آدمی آئے گا تو ہمیں جتوائے گا بھی، ہمارے سارے مسئلے بھی حل کرے گا. اب دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اندر سے ایک ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، ان کے اہداف سیاسی طور پہ ڈیفرنٹ ہیں، سیاسی کے ساتھ ساتھ مالی اہداف بھی جو ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے. دیکھیں ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سلما، کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ان سب کو بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے، خاص طور پہ دو بڑی پارٹی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو، کہ اس وقت جو معاشی ابتری پھیلی ہوئی ہے، یہ اگر ایسے ہی ڈاکٹر صاحب رہتی ہے تو ووٹ بینک پہ بڑا شدید اثر پڑے گا. اب وہ اس کو ختم کرنے کے لیے یا ڈائلوٹ کرنے کے لیے ایک تو ہے کہ جی اپنا آدمی کو آ جائے. یہ ڈر کیوں ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ جی پولیٹیشین ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا ریٹائرڈ جو ہے نا بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے، جج نہیں ہونا چاہیے. بھائی سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اچھے لوگ بیٹھے ہیں جس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے. آپ کا کنسنسس کسی چیز پہ بھی نہیں ہوتا. میں سینٹ کا چیئر اپنا نیب کا چیئرمین لگانا ہے تو اس کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں بڑا سا لے کے. آپ کو یاد ہے 7 سال لگ گیا تھا سینٹ کے چیئرمین کی نئی اپائنٹمنٹ کے اوپر. اسی طرح سے الیکشن کمیشن لگانا ہے، کمشنر تو اپنی مرضی کا لگانا چاہیے. میرا خیال ہے 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک تو ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ کو شاید تھوڑا سا بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو لگ رہا ہے کہ قاسم کے ابا جو ہے نا وہ بہت سیاسی طور پر ماریں گے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے معاملات ڈیلے کیا جائے. ڈاکٹر صاحب کیا صرف 2 فریق ہیں جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں دبئی میں بیٹھ کے؟ دیکھیے سلما، یہ قاسم کے ابا والی بات کر لیتے ہیں پھر 2 فریق پہ آ جاتے ہیں. جو کچھ احتشام صاحب منگل کو ہوا نا سپریم کورٹ کے اندر، میرے نزدیک ہواؤں کا رخ بدل گیا. جس دن بندیال صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی کا 2 رکنی بینچ بنایا نا، تو جو سیاسی فیوچر ہے، سیاسی مستقبل ہے قاسم کے ابا کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ریسٹ ہو گیا. اب اگلے 2 سے 3 ہفتے میں یہ ٹرائل کورٹ میں معاملہ ہو جائے گا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اب ان کی خواہشیں پوری ہے. اچھا اب آ جائیے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں اور وہ کوئی نیا کوئی وزیر اعظم کا نام سامنے لانے کی کوشش کرے. دیکھیے 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی، اس کے بعد نون لیگ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی. تو اگر آپ کا خیال ہے یا نون لیگ والوں کا خیال ہے یا پیپلز پارٹی والوں کا خیال ہے کہ وہ مل بیٹھ کے کسی وزیر اعظم کا نام سامنے لے آئیں گے، ایسا ہونے والا نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوگا. جب ڈار صاحب کا نام دیا نواز لیگ نے تو ایک تو ہمیں پتا چلا کہ نون لیگ کے اندر بھی دھڑے ہیں، کچھ نے ان کی مخالفت کی. پھر پیپلز پارٹی کا اختلاف سامنے آ گیا کہ وہ ڈار صاحب کو نہیں مانتے. ایک اور تاریخی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں، نواز شریف صاحب جب کسی چیف آف دا آرمی صاحب لگانا ہوتا ہے، کوئی بھی امپورٹنٹ آدمی لگانا ہو، وہ نام اپنے
दिल के करीब रखते हैं और डेट के एंड पे आके बताते हैं। ठीक है, एंड तक इंतजार करते हैं। अनवर साहब, दो बड़ी खतरनाक बातें हो रही हैं, 6 माह तक इलेक्शन ताखीर या माशी इमरजेंसी, क्या ये दोनों चीजें एक्सपेक्टेड हैं? कि अब हालात तब्दील होते जा रहे हैं। आपको याद होगा हम हमेशा कहते थे कि अदालती जो रवैया वो बड़ा काउंट करता है आपके इंतखाबात की तारीख के हवाले से। और दूसरा, जिस तरह स्पीडी ट्रायल अब शुरू हो गया है कासिम के अब्बा का, वो डेफिनेटली नाअहल होंगे और पार्टी उनकी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस पर गौर कीजिए, जो आप निगरान सेटअप की बात कर रही हैं, तमाम पोलिटिकल पार्टी खुद साख्ता जो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक डिस्कशन है, मुशावरत है, वो कर रही हैं। पार्लिमानी किसी ने कमेटी बना दी है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, वो नाम देगी। अच्छा होगा वो कि जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, नाम वो होगा। और इसमें जो नाम हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यकीनन इनमें से कोई नाम भी नहीं, इनमें से कोई भी नाम नहीं होगा। जुल्फिकार साहब, क्या अगर ये दो पार्टीज ये डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन 6 महीने डिले करना है, एस्टेब्लिशमेंट बैक करेगी इस फैसले को? मेरा ख्याल है कि उनकी मुशावरत से होगा जो भी होगा, लेकिन 3 नाम मेरी इतला के मुताबिक वहां पे शॉर्ट लिस्ट होके उन पे डिस्कशन हो रही है। एक तो वज़ीर आला पंजाब जो है उनको प्रमोट करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, मोहसिन नकवी साहब आइंदा वज़ीर आज़म हो सकते हैं, डार साहब का नाम है, और तीसरे रजा बाकर साहब है। और अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि 3 स्टेक होल्डर है, ये तीनों स्टेक होल्डर्स के अलग अलग उम्मीदवार हैं 3। अब तीनों में से एक होना फाइनल, वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एक तो प्रोसेस चलेगा कि जी फलाना नाम दे दे, फलाना नाम दे दे, फलाना नाम दे दे, वो एक प्रोसेस होगा, लेकिन ये 3 नामों में से एक नाम फाइनल हो जाएगा। इससे दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्विकली सर, ज़मान पाक से एक खबर ये मिली है कि वहां पे बुशरा बीबी और कासिम के अब्बा के दरमियान तोशाखाना के इशू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए 2 लोगों की मौजूदगी में बड़ी तलख कलामी हुई है। और उसके बाद कासिम के अब्बा ने अपनी एक करीबी रिलेटिव को बुलाया और उनके साथ भी रुबीना खान कलामी हो गई। तो रुबीना खान को बुलाया और ये हाथापाई की खबरें भी आ रही थी, बड़ी खतरनाक खबर आपने सुनाई है जुल्फिकार साहब। लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई विश न्यू करते ये मजेदार खबर कल जरूर मुकम्मल करेंगे। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।